गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का ये अगला क्लास विलियम जेम्स पर। और हम लोग जेम्स की किताब प्रिंसिपल्स पर आज कुछ बातें करेंगे इस वीडियो में। प्रिंसिपल्स के संबंध में हाइब्रिडर का ऐसा कहना है कि ये एक अलग साइकोलॉजी है। हाइब्रिडर की किताब थी सेवन साइकोलॉजीज। तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जेम्स ने जो बातें प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो उनकी किताब थी, 2 जिल्द में 2 वॉल्यूम्स में छपी थी और 12 वर्ष लगे थे इस किताब को लिखने में। इस किताब पर थोड़ा से आरोप भी हैं कि ये बहुत असंगठित और अव्यवस्थित है, अरेंज्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो ये आरोप कहीं तक कुछ हद तक लोगों ने माना है कि ये सही भी है, क्योंकि जेम्स बहुत ही व्यवस्थित व्यक्ति नहीं थे। सेहत की वजह से या किसी भी तरह की समस्या के कारण, उनके जो पर्सनल जो प्रॉब्लम्स थे उसके कारण वो बहुत व्यवस्थित नहीं माने जाते थे। और उनके विचारों में इतनी ज़्यादा चीज़ों पर उन्होंने अपने विचार रखे कि उसका बहुत व्यवस्थित होना अगर वो होता तो या तो कंट्रीब्यूशन कम होता या नहीं तो उनका जो बेसिक पर्सनैलिटी थी उस पर कुछ आँच आ जाती। तो ये चीज़ है कि इस आरोप को माना भी जा सकता है। यहाँ पे हम बात प्रिंसिपल्स की कर रहे थे, तो प्रिंसिपल्स में उन्होंने जिन चीज़ों को किया, जिन चीज़ों को हाइब्रिडर ने कहा कि एक स्वतंत्र मनोविज्ञान है जेम्स का, जो उन्होंने प्रिंसिपल्स में अपने पब्लिश किया है। ये किताब बहुत ही 2 जिल्दों की थी, 12 वर्ष लगे थे। बार बार मैं इस बात को दोहरा रही हूँ कि उसमें ऐसी चीज़ें थीं, जैसे अभी मैं देख के आपको बताती हूँ कि प्रिंसिपल्स में किन किन चीज़ों पर ये ऑब्जर्वेशंस, आर्ग्यूमेंट्स और थ्योरीज, एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स, ये भी उसमें बहुत सारे थे। इंटरप्रिटेशंस थे, यानी जो विश्लेषणात्मक इंटरप्रिटेशन था, इंसाइट था, अंतर्दृष्टि भी थी। और उसमें ऐसी बहुत ब्रॉडर वे में उन्होंने अपनी बातों को रखा था, बहुत सारी चीज़ें। एक्सपेरिमेंटेशन सबसे बड़ी खूबसूरती उस किताब की थी और इंसाइट भी था। अच्छा, जेम्स के व्यक्तित्व में एक बात थी कि वो बात करते करते कहीं और चले जाते थे और उनका काम सिर्फ ये, उन्होंने अपने टीचिंग में जेम्स की जब हम जीवनी को अंतिम चरण देंगे तो फिर उस वक्त आप कुछ और चीज़ें भी आपसे हम शेयर करेंगे कि उनका व्यक्तित्व किस तरह का था। तो उन्होंने उनका काम सिर्फ ये था कि स्टूडेंट्स के दिमाग में वो एक रास्ता पैदा करते किसी भी विषय के संबंध में, ताकि वो सोच सके, समझ सके और आगे बढ़ सके। ये काम वो करते थे। बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक थे, लेकिन अपनी बातों में जब वो लेक्चर दिया करते थे तो कुछ ऐसा हो जाता था कि बातें जो हैं वो अपने ट्रैक से हट जाते थे। कई बार स्टूडेंट्स उनको बताते थे, सर द बेसिक डिस्कशन रिलेटेड टू दिस मैटर, सो ओके आई कम बैक। तो इस तरह की चीज़ें हाइब्रिडर ने उनके बारे में की। उन्होंने हाइब्रिडर ने ये भी बात बहुत अच्छे से अंकित करी है कि कहा है कि अगर हम जेम्स की सारी जो उनके प्रिंसिपल्स में सभी चीज़ों को ब्रॉडर वे में समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के हमको उस पर बात करनी चाहिए जो कि बहुत ही पर्याप्त वे में उपलब्ध है उस पुस्तक में, और उस पर अध्ययन करने से हमारा फ़ायदा भी है। तो हाइब्रिडर ने ये सजेस्ट किया और उनके इस सजेशन पर लगभग सभी लोगों ने इस पर, और लोग जो आगे आए उन्होंने इस पर कुछ खास बातों पर ही अध्ययन करने का सजेशन हाइब्रिडर ने किया।
अपनी पुस्तक 7 साइकोलॉजीज में। और ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड होने की बात बिल्कुल उनके सही मानी जाती है। अब किसी थॉट ऑफ स्कूल से वो जुड़ना नहीं चाहते थे, सिर्फ चीज़ों को अपने स्टूडेंट पर फेंक देते थे ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपनी सोच को आगे बढ़ा के अपनी बातों को समझें और उस पर रिसर्च करें और एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग को बाहर लाएं। ये काम वो करते थे। पहली जिल्द जो प्रिंसिपल की थी उसके 6 चैप्टर्स में उन्होंने बायोलॉजिकल फाउंडेशन, जैविक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए या प्रोसेसेस के लिए उन्होंने 6 जिल्द में उसको किया और बायोलॉजिकल जो उसके फाउंडेशन की व्याख्या की कि किसी भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस में बायोलॉजिकल यानी जैविक जो आधार है उस पे उनका बहुत 6 चैप्टर्स उन्होंने लिखे। अच्छा, उनका ये भी मानना था, उन्होंने विशेष रूप से मानसिक क्रियाओं में, मेंटल जो फंक्शंस हैं उसमें नर्वस सिस्टम का बहुत ही बड़ा योगदान माना। इस बात को वो मानते थे। इस पॉइंट पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उन्हें विश्वास था कि जब भी कोई क्रिया हम करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम में कोई परिवर्तन स्पष्ट रूप से होता है जो आगे आने वाले जीवन में हमको हेल्प करता है इस चीज़ पर कि हम क्रियाओं को कैसे निष्पादित करते हैं या हम डिस्पर्स करते हैं। तो नर्वस सिस्टम पर यानी बायोलॉजिकल फंक्शंस पर उनका बहुत ही ज़्यादा जोर था और ये चीज़ इस बात की गवाही थी कि वो अक्यूट फिजियोलॉजिज्म की तरफ जा रहे थे, से के पक्ष में थे। इसलिए 6 चैप्टर्स उन्होंने लिखे और कहा कि प्रत्येक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के पीछे नर्वस सिस्टम का योगदान ज़रूर होता है और हमारे नर्वस सिस्टम में एक निश्चित परिवर्तन आता है, तभी हम किसी अगले कार्य को कर पाते हैं। जैसे उन्होंने दूसरे शब्दों में ये भी कहा कि क्रियाओं में, मानसिक क्रियाओं में आदत की भूमिका पर बहुत बल दिया। हैबिट एंड हैबिट सिस्टम बहुत ज़्यादा बल उन्होंने दिया। माइंड बॉडी रिलेशन के संबंध में अब प्रिंसिपल्स पर तो हमने बात कर ली, अब माइंड बॉडी रिलेशन के संबंध में हम बात करें। तो माइंड और बॉडी रिलेशन को जेम्स ने बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। विवादों की समीक्षा हो रही थी उस वक्त बहुत ज़्यादा कि मेटाफिजिक्स में मन शरीर संबंध पर चल रही थी। मेटाफिजिक्स में मन और शरीर तत्व मीमांसा कहते हैं इसको, तो उस पर चल रही थी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तथा ब्रेन प्रोसेस। जेम्स का मानना था चेतन अवस्थाएं हैं स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और ब्रेन प्रोसेस दोनों ही वास्तविक घटनाएं हैं और दोनों के बीच बराबर का संबंध है। समझ रहे हैं? इन वर्ड्स को लीजिए कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमारी चेतन अवस्था है और जो हमारे मेंटल स्टेट है या ब्रेन प्रोसेसिंग जो चल रही है, उन दोनों ही वास्तविक घटनाएं हैं। जेम्स के अनुसार उन्होंने अपने 6 चैप्टर्स में इस बात का तज़किरा किया कि माइंड बॉडी रिलेशन की बहस जो है वो हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ब्रेन प्रोसेस दोनों ही वास्तविक घटनाएं हैं और दोनों के बीच बराबर का संबंध है, इक्वल रिलेशन है दोनों के बीच। तो मेटाफिजिक्स का रूप नहीं है, कोई मेटाफिजिक्स का रूप नहीं है। इसलिए मन और शरीर में जो संबंध दिखाई दे उन्हें एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी प्रिंसिपल और प्रोसेस की बात वहाँ पे नहीं करनी चाहिए, उसकी व्याख्या मनोविज्ञान के अंदर ज़रूरी नहीं है। बल्कि जबकि मार्क्स एंड हेलिक्स ने अपने हर स्कूल के जो 6 पॉइंट्स मेजरमेंट के बनाए, 6 पॉइंट्स, तो उस 6 पॉइंट में एक माइंड बॉडी रिलेशन भी उनका एक एट्रीब्यूट, एक
पॉइंट होता है कि इस स्कूल ने माइंड बॉडी रिलेशन को किस तरह से डिफाइन किया। तो जेम्स इससे इनकार करते हैं, उनका कहना है कि ये इसकी मनोविज्ञान में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉक में हम लोग बात करेंगे मेथड्स की, जिनको मेथड्स एंड सेनर्स ऑफ साइकोलॉजी नामक जो एक चैप्टर उन्होंने प्रिंसिपल्स में लिखा, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे अगले में। तो ये आई थिंक ये 5वां वीडियो है। So goodbye students.